अगर मेष लगन है और बृहस्पति चतुर्थ भाव में जाएगा तो उच्च का होगा। तो ये दोनों कंडीशन में देखिए महापुरुष राजयोग में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ एक होगा तो यहाँ चार होगा और गुरु यहाँ उच्च का होगा। अब गुरु का यह जो हंस योग बन रहा है, गुरु लगन के लिए बहुत अच्छा ग्रह है, कारक ग्रह में भी आएगा। गुरु की धनु राशि नवम भाव में पड़ेगी। वही मकर लगन कर दिए, अब गुरु को दीजिए तो दोनों में अंतर आएगा। इतना आपको खुद सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अब यहाँ पर गुरु उच्च का हंस, लेकिन लगन के लिए नीच राशि है। जिस ग्रह की लगन में नीच राशि होती है वह उस लगन के साथ तालमेल बैठाने में समस्या करता है। ऐसी स्थिति में तब ज्यादा जब लग्नेश उसका मित्र ना हो। तो शनि जो है गुरु का मित्र नहीं है, दोनों सम है। तो पंच महापुरुष में ये ध्यान रखिएगा। यानी सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु की लगन में ज्यादा बढ़िया कौन सा काम करेगा? मंगल का रोचक और बृहस्पति का हंस। और बुध शुक्र शनि की लगन में बढ़िया कौन काम करेगा? भद्र मालव्य और सस। आ जाते हैं अब विपरीत राजयोग पे। विपरीत राजयोग किसको बोलते हैं? ये इसमें शब्द क्या है? विपरीत। विपरीत मतलब एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, विपरीत परिस्थिति, विपरीत स्थिति। तो ये वही बता रहा है। विपरीत मतलब होता है, और इसका वो अगर तोड़े तो विकट। विकट परिस्थितियों में फंसा हुआ व्यक्ति। तो विपरीत जो राजयोग है ये नॉर्मल राजयोग नहीं है, यह विपरीत परिस्थितियों में काम ही करेगा। ऐसा नहीं है कि अन्य जो राजयोग हैं जितनी कंफर्टेबली आपको रिजल्ट दे रहे हैं, विपरीत राजयोग वैसा देगा। विपरीत राजयोग का एक मूल सिद्धांत यह है कि जब आप संकट, परेशानी, विपत्ति में फंसे होते हैं तो विपरीत राजयोग वाला ग्रह आपको उन संकटों से इतना लड़ाता है, इतना सिर उस पे पटकवाता है कि आप उन समस्याओं का निदान निकालने में सक्षम हो जाते हैं। फिर उसके बाद वह समस्या ही छोटी हो जाती है। फिर और जो समस्याएं जीवन में आती हैं वो आपके लिए बहुत हल्की हो जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या झेल करके आप आए हुए हैं। जो बाघ से लड़ाई लड़के आया हुआ है, जीत करके, संघर्ष करके, रगड़ के, उससे सरवाइव करके आया हुआ है, अब उसे कुत्ते, बिल्ली, इन सब की लड़ाई का भय रह ही नहीं जाएगा। जो व्यक्ति 2-4 बार जेल जा चुका है उसको जेल का भय छूट नहीं जाता है, अच्छी और बुरी हर स्थिति में। ऐसे ही समझना है कि ये विपरीत राजयोग व्यक्ति को पूरा भूज करके एकदम से भुट्टा बना देता है। फिर उसके बाद यह योग व्यक्ति में निखार लाता है, फिर जीवन में कोई समस्या उसे बड़ी लगती ही नहीं है। इसीलिए यह विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग होगा और यह फल देगा तो जीवन में आपको तरसाएगा, रुलाएगा। जब किसी चीज में, समस्या में, परेशानी में, आवश्यकता में, अभाव में, गरीबी में जब आंसू निकल आएंगे उसके बाद रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा। विपरीत राजयोग की एक विशेषता और है, क्या है राकेश जी? अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक संघर्ष, मुश्किल और परेशानियों का सामना जीवन में करता है तो सबसे ज्यादा मजबूत किस चीज में वह हो जाता है? कोई बोले, अलका जी बोलेंगे। अनम्यूट करिए। अगर कोई बहुत मेरे वाले सर स्ट्रगल करे। हम्म। जी सर, एक तो उसको उसकी जो सहने की क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। हम्म। और जो आपने बताया कि पहले बार फिर उसको और जज्बा ज्यादा बढ़ जाता है कि नहीं, मुझे ज्यादा करना है आगे। नहीं, जज्बात के रूप से ही वह ज्यादा मजबूत होगा। इमोशनली वह बहुत मजबूत हो जाएगा। जी जी भाई जी। हम अपने इमोशन
जिसने कभी समस्या नहीं देखी, ठीक, थोड़ी समस्या आई तो उसको बहुत दर्द होगा, लेकिन जब फिर समस्या आएगी, फिर समस्या आएगी, तो वो इमोशन उसका जो सारा है ना, वो दुख में, संघर्ष में, परेशानी में सब बह जाएगा। छोटी छोटी बातों पे रोना धोना, चिंतित होना उसका निकल जाएगा, क्योंकि वो बहुत घोर कष्ट झेल चुका है। तो इसीलिए विपरीत राजयोग व्यक्ति को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, इमोशनली स्ट्रांग बना देता है। और इस संसार में वही व्यक्ति आगे बढ़ा है जो इमोशनली स्ट्रांग रहा है, क्योंकि यहाँ हर कदम पे आपके मार्ग की बाधा अगर कोई बनता है सबसे ज्यादा, तो आप खुद बनते हैं। और कैसे बनते हैं? अपने इमोशन के नाते, अपने इमोशन को कंट्रोल ना करने के नाते, भावनाओं को कंट्रोल ना करने के नाते हम बहुत बार पीछे रह जाते हैं, छूट जाते हैं। घर छोड़ के जाने में आपको दिक्कत है, बाहर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसे तमाम सारी चीजें, हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ जाती हैं जिंदगी में। छोड़ने में दिक्कत कहाँ आती है? जब हम उनसे इमोशनली टच में रहते हैं, इमोशन ही हमें रोकता है। ऐसे देखिए, पढ़ाई लिखाई और करियर बनाने की उम्र में बहुत सारे लोग प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, इतना इमोशनल कनेक्शन, उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाते, कैरियर बर्बाद। इमोशन ही इंसान की सबसे बड़ी शत्रु है। विपरीत राजयोग उसी इमोशन को इतना निचोड़ता है, इतना निचोड़ता है, सारा इमोशन गायब, और आप एक फुल मैच्योर इंसान होकर के आएंगे। जब इंसान इमोशनली मजबूत होता है तभी उसे मैच्योर बोला जाता है। शरीर बड़ी हो जाने से इंसान मैच्योर नहीं होता है। विपरीत राजयोग, लिख लीजिएगा, इमोशनली आपको टॉर्चर करके, इमोशनली आपको स्ट्रांग बनाएगा, और आप एक मैच्योर इंसान बन करके बाहर आएंगे। और ये सब होता है जब आप दुख झेलते हैं, पीड़ा झेलते हैं, परेशानी झेलते हैं। तो विपरीत राजयोग की कहानी है कुछ ऐसा कि पहले पाइए संघर्ष, पहले झेलिए शत्रु बाधा, पहले झेलिए कर्ज, समस्या, सेहत की, अर्थ की, समाज की, परिवार की। जब हर प्रकार की समस्याओं से लड़ लेंगे, समझ में आ जाएगा कि यह जीवन भावनाओं से नहीं चलता, भैया कह देने से कोई रोटी नहीं देगा, अब्बा कह देने से कोई कपड़ा नहीं देगा, खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, आपकी लड़ाई कोई लड़ने नहीं आएगा। उसके बाद शुरू होता है विपरीत राजयोग। बहुत अच्छा राजयोग है, शानदार राजयोग है। जब एक बार एक्टिवेट होगा ना, तो आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं, कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, कोई आपके सामने झूठा नखड़ा दिखा करके, झूठा फरेब कर करके आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। कहाँ कितना स्ट्रांग होके बोलना है, व्यवहार करना है, ये सब सिखा देता हूं। तो विपरीत राजयोग बनेगा कैसे? लक्षण तो आपने इसके जान लिए कि ये आपको सीधे सुख देने वाला नहीं है। जेल जाने वाला जो है स्वतंत्रता सेनानी कहलाया, लेकिन जेल जाना तो दुखदाई रहा ना। तो ऐसे ही ये काम करेगा। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? यहाँ पर दो अवधारणाएं हैं, लेकिन अगर निजी कुंडली के रूप से लगाया जाए तो जो मैं अवधारणा लेकर के चलता हूं, कुंडली में छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये त्रिक भाव, ये हमें जीवन में दुख देते हैं, ये भाव हमें माया में लगाए रखते हैं। एक आवश्यकता, जरूरत खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है। हम एक जगह उलझे हैं, जैसे ही उस उलझन को खत्म करते हैं, तुरंत दूसरी उलझन आ जाती है और हम उसमें इंगेज हो जाते हैं। और ऐसे इंगेज रहते हुए पूरा जीवन बीत जाता है। पहले शादी करनी है, फिर बच्चे हो गए, अब बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, फिर नाती हुआ, ऐसे बीतता सब एक के बाद दूसरा टारगेट ये सेट जो करते हैं, ये हमारे 6 8 12 भाव ही सेट करते हैं। तो इसी भाव से बनता है विपरीत राजयोग।
अगर छठे, आठवें और 12वें का स्वामी इन्हीं 6, 8, 12 में ही कहीं बैठा हो, छठे का छठे में ही बैठ जाए, छठे का 8वें में बैठ जाए, छठे का 12वें में जाए, 12वें का 12वें में हो या छठे में हो, 8वें में हो, 8वें का 8वें में हो, छठे में जाए या 12वें में जाए, इन तीन भावों के स्वामी इन्हीं भावों में कहीं भी हो, चाहे स्वराशि का हो चाहे दूसरे की राशि में जाकर के हो, तो विपरीत राजयोग की पहली शर्त पूरी होती है। अगर कोई ग्रह लग्नेश है तो वह विपरीत राजयोग में भाग नहीं लेगा, लिख लीजिएगा। जैसे कुंभ लगन की कुंडली में शनि 12वें भाव का भी स्वामी है और लग्नेश भी है। अब शनि 12वें में बैठ जाए, छठे में, 8वें में, तो हमें यह नहीं कहना कि 12वें का स्वामी आके बैठ गया है। लग्नेश नहीं भाग लेगा विपरीत राजयोग में। ऐसे यहां पर 2 नंबर है, वृषभ लगन 3, 4, 5, 6 और 7। शुक्र लग्नेश भी है, खष्टेश भी है। अब शुक्र विपरीत राजयोग में भाग नहीं लेगा, क्यों? लग्नेश अगर विपरीत राजयोग बनाएगा तो भोगेगा कौन? लग्नेश का काम है भोगना। विपरीत राजयोग बनाएंगे दूसरे ग्रह, कोई भी राजयोग बनाएगा तो भोगने का काम सूर्य, चंद्रमा और लग्न का है, लग्नेश का है। तो लग्नेश इसीलिए विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा क्योंकि उसे भोगना है। लग्नेश बलवान होना चाहिए विपरीत राजयोग का ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। लग्नेश बलवान है तो इसका मतलब आप बलवान है, आप बलवान है तो इसका मतलब जो दुख, समस्या, पीड़ा मिलने वाली है, आप उसे ज्यादा मजबूती से सह पाएंगे। तो लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। लग्नेश जितना बलवान होगा विपरीत राजयोग में, उतना ही बड़ा विपरीत राजयोग का असर आएगा, उतना ही ज्यादा विपरीत राजयोग आपके लिए एक्टिव होगा, काम करेगा। तो लग्नेश का बलवान होना यहां पर जरूरी है। दूसरा, लग्नेश विपरीत राजयोग में भाग नहीं लेगा। तीसरा नियम इसी वक्त, अभी नहीं तो भूल जाएगा, याद आया है। कोई भी राजयोग कुंडली में हो, विपरीत राजयोग हो, केंद्र त्रिकोण हो, नीच भंग हो, कुछ भी हो, हमारे पास कितने त्रिकोण स्थान है? 3। इनको कौन सा भाव बोलते हैं? लक्ष्मी भाव या धर्म त्रिकोण। ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है, ये मोक्ष है। फिर ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये जो धर्म के 3 त्रिकोण हैं, ये एक दूसरे से नवम पंचम में होते हैं, इसीलिए इसको त्रिकोण बोला जाता है। धर्म त्रिकोण के भाव नहीं मजबूत होंगे, जैसे आपने बहुत बार लोगों की जिंदगी में देखा होगा कि बहुत से लोग जीवन में सफल हुए, ऊंचाई पर गए, नीचे से गए ऊंचाई पर गए, सफल हुए, लेकिन उनकी सफलता, उनका वैभव, उनकी समृद्धि टिकी नहीं। कुछ दिन बहुत अच्छे से मौज मस्ती से खूब रुपया आया, उड़ाए, खाए पिए, फिर बाद में कंगाल हो गए। अगर त्रिकोण स्थान मजबूत नहीं होता है, इसीलिए इसमें लिखाया गया लग्नेश मजबूत हो। लग्नेश अपने आप में ये त्रिकोण का स्वामी होगा ना, लगन तो त्रिकोण होगा ना मनीष जी। लगन नहीं मजबूत है तो कम से कम पंचम मजबूत हो या नवम मजबूत हो। मजबूत होने का मतलब इस भाव का स्वामी अच्छे भाव में गया हुआ हो और अच्छी राशि में हो। लग्न पंचम नवम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में ना गया हो, गया भी हो तो उच्च राशि या स्वराशि में गया हो, केंद्र त्रिकोण में हो तो नीच राशि में ना हो, अस्त ना हो, यानी आपके जीवन में सुख, साधन, वैभव, राजयोग जो आएगा वो आएगा और चला जाएगा, कि आएगा और टिक जाएगा, ये बताता है त्रिकोण स्थान। त्रिकोण अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, बलवान रहेगा, तो जो सुख, साधन, समृद्धि आप अर्जित करेंगे वो टिकेगी।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप आगे काम करते रहेंगे। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, जो जैसा हो कमाने के बाद ऐसा नहीं है कि बस उसी में से खाएंगे एक दिन खत्म। लाख रुपए कमा रहे हैं और त्रिकोण स्थान मजबूत है, तो वो लाख का 1,10,000, 11, 12, 15, 20 ऐसे होगा। जब कभी विपत्ति आएगी, सामूहिक विपत्ति आ जाए, सबके ऊपर भी आ जाए, जैसे कोरोना आया था, तो जब विपत्ति टलेगी तो सबसे फास्ट रिकवरी भी आप करेंगे। अगर प्लानेट पे, पृथ्वी पे ही कोई विपत्ति आ गई, उस स्थिति में अगर त्रिकोण स्थान मजबूत है तो आप फास्ट रिकवरी करेंगे। त्रिकोण ना अच्छा होने पर, एक भी त्रिकोण ना अच्छा हो तो चीजें टिक नहीं पाती हैं। पंचम भाव बुद्धि का है। हमारे हर चीज में, अच्छे में बुरे में, सबसे पहली भूमिका किस चीज की होती है? बुद्धि की। बुद्धि की भूमिका सर्वाधिक है। भाई किसी व्यक्ति का काम अच्छा चल रहा है, रोजगार अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसने बुद्धि सही दिशा में लगाई होगी ना, सही चीज पे लगाया होगा। बुद्धि ही है विकृत हो गई, गलत चीज में बुद्धि लग रही है, हमारा लक्ष्य कुछ और है, हम प्रयास कुछ और कर रहे हैं, टारगेट कुछ और बनाए हैं, बुद्धि ही समझने नहीं देगी। बेच रहे हैं आप आलू और अपनी दुकान खोल के बैठ गए हैं जहां पर गारमेंट खूब बिकता है, कपड़े के बाजार में। बेच रहे हैं आप सब्जी और चले गए हैं जहां बुक स्टॉल ज्यादा है। तो ये बुद्धि ही नहीं होगा किस्मत में, तो ईश्वर बुद्धि वैसे ही भ्रमित करेगा। आलू सब्जी बेचना है तो सब्जी मंडी में जाइए, वहां पर भले ज्यादा दुकानें होंगी लेकिन बहुत ज्यादा ग्राहक भी होंगे। तो ये बुद्धि ही खेल कराती है। बुद्धि पंचम भाव है। बुद्धि जब उत्पन्न करेगी कोई विचार तो उसे क्रियान्वित कौन करेगा? लगन। लगन माने क्या है? शरीर, हम। तो राजयोग शुरू ही होता है पंचम भाव से, बुद्धि से, फिर लगन पे जाएगा। ऐसे पंचम, फिर लगन, फिर नवम तक आता है। पंचम शुरू करेगा, वैसे विचार, थॉट्स, संस्कार। पंचम भाव संस्कार का है, विद्या का है। विद्या माने ये थोड़े होता है कि आप जो है एमएससी, बीएससी, बीए किए हैं। विद्या तो वैसे भी मिलती है ना, समाज से विद्या मिलती है। गुरु इस संसार में हर कोई गुरु है, जहां से आप जिससे भी सीख लीजिए। तो पंचम भाव वह चीज है। पंचम भाव किसी भी चीज का निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना, एनालिसिस है। तो जब आप किसी चीज का, डॉक्टर रिने पटेल जब अच्छा निष्कर्ष निकाल पाएंगे तभी तो जान पाएंगे कि ये मैं करूं प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। नहीं तो अपने धुन में लगे रहेंगे, मार्केट है ही नहीं, आपको लगेगा सबसे अच्छा। तो पंचम उत्पन्न करेगा, लगन उसे एक्शन में बदलेगा, क्रिया करेंगे। और नवम उसका संरक्षण करेगा। नवम भाव क्या है? भाग्य। भाग्य किसको कहते हैं? व्हाट इज भाग्य? भाग्य कुछ नहीं है, भाग्य है ब्लेसिंग, आशीर्वाद। भाग्य कुछ अलग चीज नहीं है, भाग्य सिर्फ आशीर्वाद है। कि आपके जीवन में ब्लेसिंग्स है, देवताओं की, माता पिता की, पूर्वजों की, गुरुओं की, सबकी ब्लेसिंग्स। जब आपके ब्लेसिंग्स मतलब सिंपैथी, सहानुभूति, लोगों का आत्मा आपकी आत्मा से अटैच फील करे, तो ब्लेसिंग अपने आप मिलता है। तो नवम भाव संरक्षण करेगा, भाग्य का काम संरक्षण करना है। जिसके तीनों मजबूत हो गए, पंचम, लगन, नवम, उसका राजयोग तो कभी डामाडोल होगा ही नहीं, लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए मजबूत। खासकर पंचम को कहा जाता है क्योंकि पंचम शुरुआत करता है राजयोग की, बुद्धि और विचार में वही वाइब्रेशन डाल करके। तो विपरीत राजयोग तब अधिक बलवान हो जाएगा आपका जब आपका कोई एक त्रिकोण बलवान हो। विशेष रूप से अगर पंचम बलवान है तो पूछना ही क्या। अब आते हैं बनेगा कैसे। समझ में आ गया ना? विपरीत राजयोग किसी की कुंडली में अगर देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि विपरीत राजयोग है, तो राजा हो जाओगे, ऐसा बोलने के पहले देख लेना है कि कोई एक त्रिकोण मजबूत है कि नहीं। नहीं तो राजा होके फिर फकीर हो जाएगा। टिकना चाहिए ना वो चीज जीवन में।
6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में हो और उसके ऊपर किसी दूसरे भाव के स्वामी का किसी भी प्रकार से प्रभाव ना हो। प्रभाव कैसे बनता है? प्रभाव दो प्रकार से यहां बनेगा, या तो साथ हो या तो दृष्टि डाले। प्रभाव माने इन्फ्लुएंस। कोई एक ग्रह दूसरे ग्रह को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? उसके साथ होकर के या उस पर दृष्टि डाल करके। तो 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में हो और दूसरे भाव का स्वामी किसी दूसरे भाव का स्वामी उसको न देखे न उसके साथ हो, तब बनेगा आपका विपरीत राजयोग। एक कुंडली ले लेते हैं। अब आप पहले इसमें निकालिए उन ग्रहों को कि कौन कौन से ग्रह विपरीत राजयोग बना सकते हैं। एक तो छठे भाव का स्वामी गुरु। इससे नहीं मतलब है कि ये 12वें का स्वामी है। हमें 12वां हमारे सूत्र में है ही नहीं, ये नवम भाव है ही नहीं। ये नौवां भाव है, बृहस्पति नवम का भी स्वामी है, लेकिन हमारा सूत्र तो 6 8 12 को देखने के लिए कह रहा। तो छठे में गुरु की राशि, और छठे में गुरु से बन जाएगा, यहाँ शनि से बनेगा, यहाँ बुध से बनेगा। गुरु शनि बुध में से कोई भी लग्नेश नहीं है। अब क्या होगा? गुरु जो छठे भाव का स्वामी है वह छठे भाव में ही रहे, चाहे 8वें में आ जाए चाहे 12वें में आ जाए। शनि जो अष्टम का स्वामी है अष्टम में ही रहे, या छठे में जाए या 12वें में जाए। ऐसे बुध या 12वें में ही रहे या छठे में आ जाए या 8वें में आ जाए, और उसके ऊपर किसी दूसरे भाव के स्वामी का प्रभाव ना हो। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। यही छठे भाव में हम शनि को कर लिए। शनि को कर लिए तो शनि अष्टम का स्वामी था, ठीक है, शनि लग्नेश नहीं है। अब मान लीजिए कि यही सामने चंद्रमा है, तो क्या विपरीत राजयोग बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि आ गई शनि पर, और चंद्रमा ना तो छठे का स्वामी है, ना 8वें का, ना 12वें का। यानी अगर जो ग्रह दृष्टि भी डाल रहा है उसे 6 8 12 का स्वामी होना जरूरी है। अब इसको ले लेते हैं। गुरु यहां पर बैठ गया, गुरु की नौवीं दृष्टि शनि पे आ रही है। विपरीत राजयोग बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि गुरु छठे भाव का स्वामी है। तो शनि को कौन देख रहा है? छठे भाव का स्वामी। ठीक है, यहां पर इस बात से मतलब नहीं है कि गुरु नवम का स्वामी है, क्योंकि हर ग्रह दो राशि का स्वामी होगा ही ना। यहां पर सिर्फ हमें लेना है 6 8 12। अगर उसकी दृष्टि आ रही है तो वो छठे का स्वामी होना चाहिए, भले किसी और भाव का स्वामी है। अब ये बताइए, अगर इसी शनि के साथ बुध आकर के बैठ गया, विपरीत राजयोग बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि शनि जो है 8वें का स्वामी है छठे में, और बुध 12वें का स्वामी। यानी कुल मिलाकर के 6 8 12 ही सीन में रहेंगे दूसरे भाव का स्वामी। अब शुक्र जैसे देख ले, शुक्र आ गया, अब नहीं बनेगा, क्योंकि शुक्र ना छठे का स्वामी, ना 8वें का, ना 12वें का। ये समझ में आ गया होगा। अगर 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में हो और उस पे जो भी एस्पेक्ट आए, युति आए, वो 6 8 12 का ही आना चाहिए। किसी भी दूसरे भाव का आया तो विपरीत राजयोग खत्म। अब आपके मन में डाउट आएगा, शनि यहाँ बैठा है 8वें का स्वामी हो करके, और मान लिया बुध आ गया, और अब इसके ऊपर आ गई मंगल की दृष्टि। मंगल 6 8 12 का स्वामी नहीं है, तो क्या ये राजयोग भंग हो गया? हाँ, भंग हो गया। लेकिन बावजूद इसके भंग होने के बावजूद भी यह अच्छा रिजल्ट देगा। राजा नहीं बनाएगा तो राजा के घर का नौकर ही बनाएगा, मतलब तब भी कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाएगा। अगर 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में है, दूसरे भाव के स्वामी का प्रभाव नहीं है, तो राजयोग है, अन्यथा वह भी एक अच्छा योग है, धन योग मान सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात, एक सूत्र ले लीजिए हसबी। ये 3 भाव से बनता है, छठे 8वें 12वें से, और इसका नाम होता है हर्ष, सरल और विमल। अगर छठे भाव के स्वामी द्वारा बनेगा या छठे भाव में बनेगा तो हर्ष, 8वें भाव में अगर बनेगा या 8वें भाव के स्वामी के द्वारा बनेगा तो सरल। हसबी, हा से हर्ष ले लिए, सा से सरल, वी से विमल। अब शॉर्टकट में याद रखिएगा, जिस क्रम में है उसी क्रम में भाव दे देना है। हा पहले है तो पहले छठा भाव आता है, दूसरे नंबर पे 7 तो दूसरे नंबर पे 8वां,
तीसरे पे 12वां, तो ये तीसरा अक्षर 12वें पे विमल हसबी। छठे भाव में बने या छठे भाव के स्वामी से बन रहा है तो हर्ष, मतलब इससे नहीं है कहाँ बन रहा है, किससे बन रहा है, असर पूरा वही रहेगा। लेकिन जानने के लिए जाने रखिए, छठे भाव के स्वामी से बना तो हर्ष, आठवें भाव के स्वामी से बना तो विमल, सॉरी सरल, और 12वें से बना तो विमल। छठे भाव में बना तो हर्ष, अष्टम में बना तो सरल, 12वें में बना तो विमल। जहां जो कंडीशन लागू हो जाएगी लागू करता है। तो ये राजयोग देगा, अच्छा फल देगा, बहुत ही मजबूत फल देगा। खाने के लिए तरसा लेगा, पहनने के लिए तरसा लेगा, अभाव परेशानी देगा। जब एकदम से आप टूट चुके होंगे उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस राजयोग का ये एक असर और है, ये जब एकदम तकलीफ इंसान पा जाता है, संघर्ष कर लेता है, झेलता है, नुकसान हानि सब उठा लेता है, तो अंत में क्या हो जाता है, एकदम शांत। पहले उसे लगता था मैं सब जीत लूंगा, दुनिया से लड़ लूंगा, सारी परेशानी आई, मुसीबत आई, सारे शत्रु बाधा आए, घर के लोग भी दुश्मन बने, अकल आ गई 5 6 साल 7 साल रगड़ करके, एकदम शांत हो जाएगा और समय के प्रवाह में बहना शुरू करेगा। भाई सुरेंद्र जी, इंसान जब एकदम संघर्ष करता है जीतने के लिए, लेकिन संघर्ष करते करते थक जाता, नहीं बदल पाता चीजों को, तो शांत होके बैठ नहीं जाता, जाते हैं कर्म करने, हो जाता है कांड, यही सोच के बैठ जाएगा। गए थे कुछ जुगाड़ लगाने, कमाने खाने, उल्टा पता चला जेब में 10 रुपया था वो भी गंवा के आ गए, काम ही नहीं मिला। 10 रुपया आपका जो था वो भी किसी ने आपको बेईमानी कर लिया। तो ऐसे थक जाता है इंसान एक दिन, और जब थक जाएगा उसी के बाद ये शुरू होगा विपरीत राजयोग, और उठा के आसमान पे बैठा देगा और इतना मजबूत कर देता है इमोशनली ना, फिर उसी के बाद आपको जीवन में कोई ठग नहीं पाता, आपके इमोशन से खेल नहीं पाता। और जिस दिन आप यह सीख लिए, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता। विपरीत राजयोग आपको इज्जत और बेइज्जत से ऊपर उठा देगा। कुछ लोगों को बेइज्जती लगती है ना, कुछ लोगों को बेइज्जती लगेगी, क्या काम कर रहे हैं, कुछ झाड़ू लगाना पड़ गया तो बेइज्जती, मतलब छोटे छोटे अपने काम करने में। विपरीत राजयोग वाले लोग किसी काम से बेइज्जती महसूस ही नहीं करते। जब उनका राजयोग आ जाएगा, बहुत सुखी संपन्न और वैभव बना लेंगे, उसके बाद भी वो लोगों पे डिपेंड नहीं कर रहेंगे कि अब तो मैं बड़ा साहब हो गया हूं, मैं खुद से गिलास नहीं हटाऊंगा। वो हटाएंगे, मतलब डाउन टू अर्थ बना देता है ये राजयोग, क्योंकि पहले इतना झिला देता है कि वह व्यक्ति कभी डाउन टू अर्थ से भटक ही नहीं सकता। ऐसे लोग बहुत डाउन टू अर्थ रहेंगे, जब अमीरी आएगी तब भी। इसीलिए इनकी अमीरी जाती नहीं है, क्योंकि अमीर होने पर भी ये डाउन टू अर्थ ही रहते हैं, धन का भौकाल बनाना नहीं शुरू करते, दिखावटीपन इनके अंदर नहीं रहता है। तो ये समझ में आ गया होगा विपरीत राजयोग। अब चलते हैं, कोई डाउट है विपरीत राजयोग का? लगभग सब तो बता ही दिया हूं मैं। 6 8 12 का स्वामी, 6 8 12 में हो, दूसरे भाव का के स्वामी का प्रभाव ना हो, जब एक ही लगन हो दोनों का। 6 8 12 के स्वामी अगर आपस में राशि बदलेंगे तो दोनों राजयोग बन जाएगा, राशि परिवर्तन भी बन जाएगा, विपरीत भी बन जाएगा। इसमें कोई आंशिक और पूर्ण का कॉन्सेप्ट नहीं है, रहेगा तो पूर्ण। अब कोई दूसरा ग्रह अगर देख दिया तो वो आंशिक नहीं, वो खत्म। वही तो बोला कि अगर 6 8 12 के स्वामी, 6 8 12 में किसी दूसरे भाव का स्वामी देखा तो राजयोग नहीं, लेकिन तब भी वो अच्छा फल करेगा, राहु केतु की दृष्टि से नहीं भंग होगा। राहु केतु तो किसी भाव के स्वामी ही नहीं है, उनकी कोई अपनी राशि नहीं, तो भाव के स्वामी नहीं, तो राहु केतु से नहीं भंग होगा। और अगर राहु केतु बैठ गए उसी स्थान पे तब और तगड़ा राजयोग, क्योंकि अगले राजयोग में अभी राहु केतु का एक कॉन्सेप्ट आप समझेंगे कि राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी हो जाते हैं।
राशि के स्वामी नहीं होते, लेकिन जिस राशि में भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी होते हैं। तो राहु केतु की दृष्टि पड़े, चाहे राहु केतु खुद बैठ जाए उस ग्रह के साथ 6, 8, 12 में, तो राजयोग भंग नहीं होगा, बैठेंगे तो और भी मजबूत ही होगा। अब चलिए अगले नियम पे चलेंगे, राहु केतु का राजयोग। हेडिंग डाल लीजिए, राहु केतु का राजयोग। किसी भी योग और दुर्योग का फल दशा अंतर दशा में ही नहीं मिलता, हमेशा मिलता। जब आप पैदा हुए तभी तो वो ग्रह स्थिति लेकर के पैदा हुए हैं, तो वो हमेशा हर योग काम करता है जन्म से ही। अब हर चीज की उम्र है। अब शादी वाले ग्रह जो हैं, अगर उसकी दशा 8 साल में आ गई तो क्या शादी हो जाएगी? नहीं। 22, 25, 30 में आएगा तो हो जाएगी। तो एज के अनुसार भी काम करेगा। दशा में घटनाओं के घटित होने का समय पता चलता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर उस ग्रह की दशा नहीं आएगी तो राजयोग आपको मिलेगा ही नहीं। घर बनना, शादी होना, नौकरी मिलना, ये सब चीजों के टाइमिंग के लिए दशा देखी जाती है। अगर कुंडली में कोई बुरा योग बना है तो ये नहीं है कि जब दशा आएगी तभी बुरा प्रभाव आएगा। राहु चंद्रमा एक साथ है तो व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा। अगर उसकी 30 साल 35 साल तक राहु की महादशा नहीं आई, चंद्रमा की नहीं आई, तो ऐसा नहीं है कि वो कंफ्यूज ही नहीं रहेगा 23 तो 35 साल तक, वो हमेशा एक्टिव रहेगा। दशा में इन्फ्लुएंस प्रभाव और बढ़ जाए, दशा में प्रभाव और बढ़ जाता। जैसे जून जुलाई में क्या ठंडी नहीं होती है? ठंडी कहीं जाती नहीं है, ठंडी तब भी रहती है, बस घट गई है, उष्मा बढ़ गई है। ऐसे ठंडी में क्या गर्मी नहीं होती है? नहीं होती तो स्वेटर क्यों पहनते हैं? स्वेटर पहन के ही तो, गर्मी है तभी तो हम उसको एक्टिवेट कर पा रहे हैं स्वेटर पहन के, अलाव ताप के। अगर गर्मी होती ही ना तो स्वेटर पहनने से गर्मी उत्पन्न, यानी गर्मी है, तो योग है जो कुंडली में वो हमेशा काम करेंगे। दशा में समझ लीजिए कि उनका सीजन आ गया है, ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। इसलिए अगर किसी कुंडली में समस्याएं आ रही हैं व्यक्ति को, तो ये आप मत देखिए कि सूर्य शनि की युति है, गड़बड़ है, तो सूर्य और शनि की दशा नहीं है तो इसके लिए कुछ ना किया जाए। करना है, दशा में ही अच्छे बुरे फल आएंगे ऐसा नहीं है। राहु केतु का राजयोग, पहली चीज तो यह नोट करिएगा, राहु केतु कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी होते हैं। राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव का स्वामी हो जाएगा, केतु जिस भाव में बैठेगा उस भाव का स्वामी हो जाएगा। परंतु उसी भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी नहीं होगा। कर्क राशि में राहु चौथे भाव में है तो राहु चौथे भाव का तो स्वामी है, लेकिन कर्क राशि का स्वामी नहीं है। भाव राहु के लिए क्या है? जमीन है, और राशि बीज है। जमीन पे किस प्रकार का पौधा उगेगा ये कौन बताता है? बीज। अब जिस भाव में राहु केतु हैं, अगर वहां पर उनके लिए फेवर वाली राशि पड़ गई, बुध शुक्र शनि की राशि पड़ गई, तब उस भाव के लिए वो बहुत अच्छे फल कर जाएंगे। राहु तो विशेष रूप से बुध शुक्र और शनि की राशि में, और केतु जो है सूर्य मंगल और गुरु की राशि में। चंद्रमा की राशि में दोनों ही गड़बड़। ये पहले ग्रुप वाली राशि में सूर्य मंगल गुरु के राशि में अच्छा परफॉर्म करेगा, और ये बुध शुक्र शनि की राशि में परफॉर्म करेगा। तो पहली चीज ये जानिएगा, राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी हो जाते हैं। ये बताइए जरा, इस समय जो चक्र आपके सामने है, इस चक्र में राहु किस भाव का स्वामी है? चौथे। चौथे भाव में है ना, फोर्थ हाउस में है, तो राहु चौथे भाव का स्वामी है। ये बताइए, ये जो राहु चौथे भाव में है, चौथे का स्वामी है, ये चौथा भाव क्या कहता है, कहते हैं इसको क्या कहलाता है? केंद्र। राहु किस भाव का स्वामी है? चौथे। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं कि राहु एक केंद्र स्थान का स्वामी है? अगर मैं चौथा ना बोलूं तो केंद्र स्थान का स्वामी है बोलूं, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, मैं सही बोल रहा हूं। अब आप ये बताइएगा, अभी थोड़े दिन पढ़ाया था हमने, राहु केंद्र का स्वामी है,
अगर केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण का स्वामी आए, तो राजयोग बताए थे ना केंद्र त्रिकोण वाले में, तो राहु यहां पर चतुर्थ भाव केंद्र में बैठा हुआ है। और हम एक कुंडली ले लेते हैं वृषभ लगन की, 2 3 4 5 6। पंचम भाव का स्वामी कौन है? बुध। और यही बुध आ गया यहां पर। क्या केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना कि नहीं बना? कैसे बना? बुध त्रिकोण का स्वामी होके है और राहु केंद्र में बैठा है, तो केंद्र का स्वामी हो ही गया। राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव का स्वामी होता है। तो नियम क्या बन जाएगा? राहु अगर केंद्र में है, राहु अगर केंद्र में है तो केंद्र का स्वामी होगा, तब उसे जरूरत किसकी पड़ेगी? त्रिकोण के स्वामी की। यानी केंद्र में अगर राहु बैठे और उसके साथ त्रिकोण के स्वामी आ जाए तो राजयोग। इसी प्रकार से अगर राहु त्रिकोण में बैठे, तब किस भाव का स्वामी आना चाहिए? राहु पंचम भाव में बैठा तो किस भाव का स्वामी हुआ? पंचम भाव का स्वामी हुआ ना। जिस भाव में बैठेगा उस भाव का स्वामी बनेगा। तो राहु पंचम भाव में बैठा है तो पंचम भाव का स्वामी हुआ। क्या मैं इस पंचम को पंचम ना कह करके त्रिकोण कह सकता हूं? हाँ, कह सकता हूं। तो राहु किस भाव का स्वामी हुआ? त्रिकोण का। अब हमें त्रिकोण के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन देना होता है? केंद्र का। राहु त्रिकोण में केंद्र के स्वामी के साथ हो, या केंद्र में अगर राहु है तो त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, तो राजयोग होता है। ठीक है। चलिए, यहां पर लगन है, राहु है, मंगल है। राहु किस भाव का स्वामी है? लगन का स्वामी है ना। मेष राशि का तो स्वामी नहीं है, लेकिन जिस घर में बैठा है घर का स्वामी बनेगा। और मंगल भी वही स्वामी है। तो इसमें से एक केंद्र का स्वामी हो जाएगा और एक त्रिकोण के स्वामी के रूप में होकर के राजयोग देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा, अरे राम, ये क्या हो गया? मंगल राहु तो अंगारक दोष बनाते हैं, युति गड़बड़ है। और अब राजयोग बन रहा है। मान लीजिए मंगल की राशि यहाँ है 8 9 10 11 12। मंगल यहाँ बैठा है। मंगल कहाँ का स्वामी है? नवम का, त्रिकोण का। और राहु जहां बैठा है वहां का स्वामी, यानी लगन केंद्र होता है। तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन गया। लेकिन गुरु जी, ये तो अंगारक दोष बताया गया है, अब क्या करें? तो यह योग जो बनता है, अब यहीं पर जरूरत पड़ती है एक्सपीरियंस की। अगर राहु केतु के द्वारा जो राजयोग बन रहा है, इसको हम और क्लासिफाइड करें तो जब बुध की लगन, शुक्र की लगन और शनि की लगन होती है, तो राहु वाला राजयोग ज्यादा काम करेगा, तब राजयोग मानिए। और जब सूर्य की, मंगल की या गुरु की लगन होती है, तब केतु वाला राजयोग फल देता है, तब धन योग होगा। अन्यथा इस योग के कोई बहुत खास असर नहीं आते हैं, क्योंकि युति गड़बड़ हो गई है, दूषित हो जाता है। लेकिन अगर यही वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, जब बुध शुक्र शनि की लगन होगी, तो केंद्र त्रिकोण के संदर्भ में बुध शुक्र शनि की राशियां कहाँ पड़ेंगी? त्रिकोण में पड़ेंगी। यानी राहु के साथ उसका मित्र आ जाएगा। तो सीधी सी बात समझ लीजिए, लिखा तो गया है कि राहु के साथ, राहु केंद्र में हो तो उसके साथ त्रिकोण का स्वामी।
और राहु त्रिकोण में हो तो केंद्र का स्वामी, साथ आएगा तो राजयोग। लेकिन अगर राहु के साथ धुर विरोधी ग्रह आते हैं, लगन का मित्र नहीं है, तब नहीं राजयोग काम करता। जैसे मकर लगन में हमने आपको बताया था हंस राजयोग गुरु का, लेकिन ये उतना बढ़िया काम नहीं करेगा क्योंकि लगन में गुरु की नीच राशि है। ऐसे ही यह योग भी काम करता है। मान लीजिए वृषभ लगन है, अब राहु और शुक्र की युति बहुत दमदार राजयोग बनाए, दोनों मित्र हैं, दोनों लगन के लिए कारक है। ऐसे केतु जो है मंगल, सूर्य और गुरु की लगन के लिए कारक ही मान के चलिए। अब कंक्लूड करें इसको, जो आपको राजयोग बोलना है, ये राहु केतु के राजयोग में राहु के साथ बुध शुक्र शनि होगा तब राजयोग, और केतु के साथ मंगल सूर्य गुरु होगा तब राजयोग मिलेगा था। हर युति का जो अपना दोष है वो भी मिलेगा, लेकिन धन मिलेगा, ये धन दिलवाएंगे, राजयोग बनाएंगे। लगन तो केंद्र त्रिकोण दोनों है तो क्या माना जाए। पर अगर दशा दोनों की आ जाए, तब दोनों की दशा एक साथ कैसे आ जाएगी। लगन केंद्र और त्रिकोण दोनों है तो क्या माना जाए, यही तो आप क्लियर नहीं कर पाए, इतनी इतने दिन से यही बता रहे हैं। जैसे कर्क लगन, ये लगन है और ये नवम है, गुरु चंद्रमा की युति से राजयोग बनेगा। क्यों बना? गुरु किसका स्वामी है? त्रिकोण का। जब एक त्रिकोण का स्वामी मिल गया आपको, तब उसके साथ लगन केंद्र की तरीके से काम करेगा। अगर लगन जो है ये इसके साथ में पंचम या नवम का स्वामी योग करता है, तो लगन हमेशा केंद्र की तरीके से काम करेगा। अब इसी को हम बना लेते हैं, लगन को हम बना रहे हैं त्रिकोण। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। लगन का स्वामी शुक्र, पहले घर का स्वामी शुक्र और दसम का स्वामी कौन है? शनि। केंद्र त्रिकोण का राजयोग कैसे बनेगा? यहीं पर शनि आ गया, यहीं पर शुक्र आ गया, युति हो गई, राजयोग बन गया। ये बताइए, शनि दसम में बैठा है और दसम का स्वामी है, तो शनि क्या हो गया? केंद्र का स्वामी। जब केंद्र का स्वामी शनि बन गया है, तो अब शुक्र बनेगा त्रिकोण का स्वामी। यानी जब केंद्र के ग्रह के साथ लगन होता है तो खुद त्रिकोण के रूप में व्यवहार करेगा, और जब त्रिकोण के स्वामी के साथ होगा तो खुद केंद्र के रूप में उसे वही स्थान चुनना है जिसकी कमी है। अब अगर हम दूसरे प्रोस्पेक्ट में देखें, शनि नवम का स्वामी है, तो अब शनि क्या हो गया? त्रिकोण का स्वामी। त्रिकोण का स्वामी जब शनि बनेगा, जैसे शुक्र तुरंत क्या बन जाएगा? केंद्र का स्वामी। तो यहां पर तो डबल डबल राजयोग बन गए, लगन और दसम से बन गया, लगन और नवम से भी बन गया। ये ऐसे राजयोग बहुत अतुलनीय होते हैं, बहुत अद्भुत होते हैं। जैसे जब गुरु नीच का था और कर्क लगन लिए, यहाँ पे 10 नंबर आया, गुरु आया और मंगल आया। ये अद्भुत राजयोग है। मंगल अद्भुत राजयोग क्यों? क्योंकि गुरु का नीच भंग राजयोग बना है। मंगल ने गुरु का क्या किया है? नीच भंग किया है।
और केंद्र त्रिकोण की युति है। जब कर्क लगन होगा तो मंगल की राशि यहां होगी, गुरु की राशि यहां होगी। गुरु त्रिकोण का स्वामी और मंगल केंद्र का स्वामी, तो नीच भंग भी बन गया। मतलब वही ग्रह घुमा करके दो राजयोग बना दे, तीन बना दे, तो उस राजयोग पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। तो लगन अगर त्रिकोण के स्वामी के साथ है तो केंद्र की तरीके से व्यवहार करेगा, केंद्र के स्वामी के साथ है तो त्रिकोण की तरह व्यवहार करेगा। सारे राजयोगों की जड़ में त्रिकोण स्थान मजबूत होना चाहिए, सब ना हो तो कम से कम एक मजबूत हो, तभी टिकेगा। जीवन में कुछ भी तभी टिकेगा जब कुछ ना कुछ त्रिकोण मजबूत हो। जैसे दूसरा उदाहरण समझा रहे हैं। ये दसम भाव क्या है? आपका कर्म है। छठा भाव क्या है? नौकरी है, जॉब है। ठीक। दसम भाव मजबूत होगा अगर तो आपको नौकरी मिल जाएगी। छठा भी मजबूत होगा तो सिर्फ नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। क्योंकि ये सिर्फ कर्म है, ये अच्छा होगा तो सिर्फ काम करने का अवसर मिलेगा। और छठा भाव सेवा का है, अच्छा होगा तो कर्म करने का अवसर सेवा करने के लिए मिलेगा, यानी लोगों को डील करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और तभी आप अपने आप को साबित कर पाएंगे। दूसरी चीज, एक दूसरा प्रोस्पेक्ट यहाँ है। द्वितीय भाव धन का है। द्वितीय भाव मजबूत होगा तो धन आएगा, लेकिन अगर त्रिकोण मजबूत नहीं है तो धन टिकेगा नहीं। एक त्रिकोण तो मजबूत होगा, मतलब त्रिकोण टिकाता है। इसीलिए देखिए ऐसे ट्रायंगल बना करके बैठता। तो त्रिकोण मजबूत होगा, धन आएगा, टिकेगा, सुख आएगा, टिकेगा, नौकरी मिलेगी, टिकेगी, पद मिलेगा, टिकेगा। टिकाने का काम कौन करता है? त्रिकोण स्थान करते हैं। किसी भी भाव से आप त्रिकोण देखेंगे तो उस भाव से जो उसका त्रिकोण है उस भाव की स्टेबिलिटी को दर्शाएगा। हेमलता जी, कर्म भाव ही ले लीजिए। कर्म दसम भाव भावत भावम बोला जाता है। आप अपने कर्म भाव को देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी स्थिरता रहेगी, स्टेबिलिटी कितनी रहेगी। क्या व्यक्ति हमेशा समान रूप से काम कर पाएगा? 4 महीने खूब मेहनत किया, खूब काम किया, फिर 3 महीने बैठ गया खाली, चलो बहुत कमा लिया, थोड़ा आराम करते हैं। किस भाव से जुड़े हुई चीजें आपके जीवन में ज्यादा स्थिर रहेंगी, उस भाव से त्रिकोण स्थानों को देख लीजिए। एक तो वह भाव खुद त्रिकोण बनेगा, लगन मानेंगे उसको, फिर उस भाव से पंचम और उस भाव से नवम। कुंडली में जिस किसी भी भाव से नवम और पंचम मजबूत होता है, मजबूत मतलब ग्रह ठीक ठाक बैठा हो, पीड़ित ना हो, नीच का ना हो, अस्त ना हो, पाप कर्तरी में ना हो, शत्रु राशि में ना हो, मित्र राशि में हो, अस्त ना हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, शुभ कर्तरी में हो, भाव का स्वामी बलवान हो, तो बलवान मानेंगे। इसीलिए जिसका द्वितीय भाव और छठा भाव ठीक होता है, मजबूत होता है, भाव और भाव का स्वामी, उसका कैरियर जो है लगातार शिखर पे जाता रहता है। छठा भाव नौकरी का है, जॉब की स्थिरता देखने के लिए यहां से पंचम, यहां से नवम। देखिए, अगर छठा भाव दसम से त्रिकोण पड़ा था तो दसम छठे से त्रिकोण पड़ेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। आपने हमको पूरी खिलाया है तो हम आपको खिलाएंगे। अभी जब आप दसम भाव से देख रहे थे, लगन इसको बना लिए दसम को, तो ये त्रिकोण बन के आया था नवम भाव, और ये भी त्रिकोण।
अब जब इसको बनाएंगे तो ये दोनों त्रिकोण बनेंगे, इसको बनाएंगे तो ये दोनों। जैसे गुरु के लगन में शनि मारक हुआ था, तो शनि के लगन में गुरु मारक हुआ। अगर दसम भाव के लिए ये त्रिकोण स्थान है, तो इसके लिए इसे भी त्रिकोण बनना पड़ेगा। तो किसी भी भाव से अगर त्रिकोण मजबूत है, वह भाव मजबूत हो या उससे पंचम नवम, तो उस भाव से जुड़ी हुई चीजें जीवन में ज्यादा मजबूत रहती हैं, स्थायी रहती हैं। इसीलिए अगर किसी की कुंडली का एकादश भाव और तृतीय भाव ठीक रहता है, तो दाम्पत्य की क्वालिटी बढ़ जाती है, दाम्पत्य जीवन की क्वालिटी बढ़ती है, बिजनेस की क्वालिटी, पार्टनरशिप की क्वालिटी बढ़ती है। पंचम भाव से अगर देखें तो त्रिकोण आएगा नवम और लगन। नवम और लगन मजबूत हो तो आपके जीवन में संतान नहीं आएगा, क्वालिटी संतान आएगी, यानी एक योग्य संतान आएगी, स्थिर संतान आएगी। खाली कहने के लिए ये नहीं है कि संतान है आपके, वह संतान आपके जीवन में स्थिरता लेकर के आएगी। चौथा भाव सुख साधन भूमि भवन, यहां से त्रिकोण, ये सब एक दूसरे से त्रिकोण ही बनेंगे, या त्रिभुज बन गया ना। तो चौथे भाव की स्थिरता कौन दर्शाएगा? अष्टम। भाई भूमि भवन प्रॉपर्टी आपका सारा वैभव कौन है? चतुर्थ भाव आपका वैभव है। अष्टम अचानक विपत्ति परेशानी है। अचानक विपत्ति परेशानी तूफान आएगा तो सबसे पहले यही चौथे भाव पे ही संकट आता है। लोग जमीन बेचने लगते हैं, प्रॉपर्टी घर यही सब तो बेचने लगते हैं, वैभव चिंता है पहले। तो ये अगर संभालेगा तो इसको बिकना नहीं पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट का है। ये सही इन्वेस्टमेंट हो, चलता रहेगा तो वैभव बढ़ता रहेगा। तो हर किसी भाव से उसका त्रिकोण स्थान मजबूत होने पर भाव की स्थिरता, भाव की क्वालिटी, भाव का जो फल है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। इसीलिए द्वितीय भाव के लिए छठा भाव ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये धन है। तो छठा क्या है? रोग ऋण शत्रु। धन जाएगा तो कहाँ जाएगा? रोग में जाएगा, ऋण में जाएगा, मुकदमेबाजी में जाएगा, विवाद में जाएगा। तो धन को रोक कौन सकता है? यही छठा भाव कहेगा, ना मैं रोग दे रहा हूं, ना ऋण दे रहा हूं, ना शत्रु दे रहा हूं। तो धन नहीं जाएगा बेवजह का। ये यहां से पंचम है ना, एक दो तीन चार पांच, नौ। इसी को बोलते हैं त्रिकोण भाव, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये धर्म त्रिकोण है, ये अर्थ है, ये काम है, ये मोक्ष है। अब जहां मोक्ष खत्म वहीं से फिर, और ये एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध पे ही होंगे। अब ये यहाँ फिर से धर्म, अब ये फिर से अर्थ, अब ये फिर से काम, अब ये फिर से मोक्ष, फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से धर्म को गिनेंगे तो हमेशा नवम पंचम मिलेगा। मोक्ष से मोक्ष गिनेंगे, काम से काम, अर्थ से अर्थ, हमेशा ये एक दूसरे से त्रिकोण में ही पड़ेंगे, नवम पंचम में ही। ये अर्थ है आपका, यहां से ये दूसरा अर्थ पंचम, ये नवम, ये पंचम, नवम पंचम के ही संबंध में ये सारे रहते हैं। अगर आपके धर्म त्रिकोण में ग्रहों की संख्या विशिष्ट हो, लगन पंचम नवम में, तो धर्म के रास्ते पर चल के
सदाचार के रास्ते पे चल के आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। किस लिए आप आए हैं? धर्म के हैं, ज्यादा ग्रह हैं, या फिर मान लीजिए धर्म त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह ज्यादा बलवान हैं। तो धर्म आपका साथ देगा जिंदगी में। अर्थ त्रिकोण मजबूत है तो धन आपका साथ जीवन में ज्यादा देगा, धन आपका साथी बनेगा। काम त्रिकोण मजबूत है तो मेहनत आपका साथी बनेगा, आपका श्रम। और मोक्ष त्रिकोण अगर ज्यादा बलवान है, मोक्ष त्रिकोण में बलि ग्रह हो, मोक्ष त्रिकोण में ज्यादा ग्रह हो, तो आपकी ताकत संतोष, त्याग। मोक्ष माने त्याग, त्याग करना आपकी ताकत है।